दोस्तों, एडवर्स पोजीशन पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें मैंने डिस्कस करा है कि एडवर्स पोजीशन से कोई भी व्यक्ति कैसे किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है। फिर मैंने यह भी बताया है कि एक किराएदार कैसे एडवर्स पोजीशन से किसी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है और क्या कोई सरकारी ज़मीन पर कोई व्यक्ति एडवर्स पोजीशन से मालिक बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इस पर मैंने 2 वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर उसे दोबारा देख सकते हैं। तो अभी हाल ही में 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, सिविल अपील नंबर 7502/2012 ब्रज नारायण शुक्ला वर्सेस सुदेश कुमार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक किराएदार का कब्जा हमेशा परमिसिव होता है और एक किराएदार एडवर्स पोजीशन से कभी मालिक नहीं बन सकता। तो आज के वीडियो में मैं इसी जजमेंट को देखते हुए, इस जजमेंट के निर्णय को देखते हुए चर्चा करूंगा कि क्या एक किराएदार एडवर्स पोजीशन से मालिक बन सकता है। अगर बन सकता है तो वह कैसे बन सकता है। वीडियो में बने रहें और जाते जाते अगर वीडियो आपको महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव लगे तो जाते जाते एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया है ब्रजभूषण शुक्ला वर्सेस सुदेश कुमार, जिसमें कहा गया है कि एक टेनेंट का कब्जा हमेशा परमिसिव होता है और वह कभी भी एडवर्स पोजीशन से मालिक नहीं बन सकता। तो इस पर जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा है कि एक किराएदार कब किसी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, तो जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए मैंने डिस्कस किया था कि एक किराएदार का पोजीशन जब एडवर्स हो जाए, मालिक के एडवर्स हो जाए और उस दिन के बाद से अगर वह लगातार 12 साल तक प्रॉपर्टी में कब्जे में रह जाए, शांतिपूर्ण कब्जे में रह जाए लगातार, तो फिर उसका कब्जा वहां पर एडवर्स हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले किराएदार का कब्जा मालिक के अगेंस्ट एडवर्स होना जरूरी है। तो एडवर्स होने के बाद से 12 साल के बाद वह मालिक बन सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में क्या सब फैक्ट्स थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराएदार मालिक नहीं बन सकता एडवर्स पोजीशन से, उस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो यह मामला उत्तर प्रदेश जिला हरदोई का है, जहां पर प्लेंटिफ सन 1966 में एक प्लॉट जो कि नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट है उसको परचेज करता है और 66 में परचेज करने के बाद सन 1975 में वह एक दावा मुकदमा फाइल करता है यूपी की जिला अदालत में, सूट फॉर इंजंक्शन एंड इन अल्टरनेट पोजेशन, जिसमें प्लेंटिफ कहता है कि उसने सन 66 में रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा इस प्लॉट को परचेज किया और अब जब वह उस प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करने जा रहा था तो जो डिफेंडेंट है वह वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, वहां पे हिंड्रेंस, वहां पे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो प्लेंटिफ प्रेयर में कहता है कि उसको इंजंक्शन दिया जाए और साथ में इन अल्टरनेट पोजेशन की डिक्री दिया जाए। ट्रायल कोर्ट में दोनों ही पार्टी की गवाही होती है, एविडेंस होता है। यहाँ पर डिफेंडेंट डिफेंस में अपनी बातें कहता है, डिफेंडेंट अपनी डिफेंस में रखता है कि वह और उनके प्रीडिसेसर सन 44 से यहाँ पर एज ए टेनेंट यहाँ पर कब्जे में है। फिर डिफेंडेंट कहता है जमींदारी प्रथा एबॉलिश हो गई तो उसके बाद से चूंकि वह वहाँ पर कंटिन्यूअस पोजीशन में है तो उस आधार पर वही वह वहाँ का ऑनर हो जाता है। डिफेंडेंट फिर आगे कहता है कि 66 में जब प्लेंटिफ ने इसको रजिस्ट्री के द्वारा परचेज की थी तो उस समय एक 145 सीआरपीसी में कार्रवाई हुई थी, जिसमें यह माना गया था कि वहां उस प्रॉपर्टी का कब्जा डिफेंडेंट के पास है। तो इन सारे डिफेंस को रखते हुए डिफेंडेंट ने भी अपने एविडेंस को लीड किया और वहां पर फिर पहली ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग आती है, जिसमें प्लेंटिफ का सूट डिक्री कर दिया जाता है, सूट फॉर इंजंक्शन, और कोर्ट ने यह फाइंडिंग देती है कि वहां पर चूंकि कब्जा प्लेंटिफ का है इसलिए इंजंक्शन सूट को डिक्री करते हुए डिफेंडेंट को रेस्ट्रेन कर देती है। अब मामला फर्स्ट अपीलेट कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में जाता है। सेशन कोर्ट अपने निर्णय में नीचे की जो जजमेंट था उसको बहाल रखती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर देती है।
सेशन कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहती है कि चूंकि प्लेंटिफ ने सेल डीड के द्वारा अपना टाइटल प्रूव कर दिया है और डिफेंडेंट ने 145 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग के द्वारा अपना कब्जा प्रूव कर दिया है, तो यहाँ पर अपलेट कोर्ट इंजंक्शन डिक्री को सेटिसाइड कर वहाँ पर पोजेशन डिक्री को अफर्म करती है, यानी कि उस सूट के पोजेशन के रिलीफ को ग्रांट कर देती है। और साथ में सेशन कोर्ट कहती है कि चूंकि 66 में फर्स्ट टाइम जो डिफेंडेंट है उसका पोजेशन एडवर्स कब हुआ, 66 में, जब वहाँ कब्जे की कार्रवाई 145 में सीआरपीसी की कार्रवाई चली। तो चूंकि एडवर्स हुआ 66 में और सूट फाइल करा गया 75 में, यानी कि विद इन 12 ईयर्स फाइल किया गया, तो यहाँ पर एडवर्स पोजीशन का भी बेनिफिट डिफेंडेंट को नहीं मिल रहा। सेशन कोर्ट अपने फैसले में यह भी कहती है कि यहाँ पर डिफेंडेंट का क्लेम कि जमींदारी एबोलिशन के कारण वह वहाँ का मालिक बन गया, वह क्लेम सस्टेन नहीं करता, क्योंकि जो लैंड है यह नॉन एग्रीकल्चर लैंड है और नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे जमींदारी एबोलिशन एक्ट नहीं लगता। तो इस तरह से सेशन कोर्ट उस सूट को डिक्री कर देती है, लेकिन इंजंक्शन की जगह यहाँ पर पोजेशन का रिलीफ देती है। अब मामला सेकेंड अपील में हाई कोर्ट के सामने आता है। हाई कोर्ट दोनों पार्टी को सुनने के बाद हाई कोर्ट की फाइंडिंग आती है और उस सूट को डिसमिस कर देती है ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन। हाई कोर्ट अपने निर्णय में कहता है कि चूंकि 1944 में एरियर्स ऑफ रेंट का मुकदमा चल रहा था, तो उस समय से डिफेंडेंट का पोजीशन वहां पर एडवर्स हो जाता है और वहां से चूंकि 12 साल का पीरियड ऑलरेडी लैप्स हो चुका है, तो डिफेंडेंट बाय वर्च्यू ऑफ एडवर्स पोजीशन जो टाइटल है वो डिफेंडेंट के पास आ जाता है और प्लेंटिफ के टाइटल उस प्रॉपर्टी में वहां से खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन का हवाला देते हुए प्लेंटिफ के सूट को डिसमिस कर दिया। अब मामला सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पार्टी को सुनने के बाद फैसला देती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट ने जजमेंट को पास करते समय काफ़ी सीरियस एरर्स किया है, क्योंकि सेकेंड अपील में सेक्शन 100 सीपीसी में कोर्ट को एविडेंस को रीअप्रिशिएट करने का पावर नहीं है, जबकि इस केस में हाई कोर्ट ने 2 कंकरेंट फाइंडिंग को डिस्टर्ब किया है, यानी कि 2 कंकरेंट फाइंडिंग को डिस्टर्ब करते हुए एविडेंस को रीअप्रिशिएट किया है और उसके बाद फिर फाइंडिंग दी है, जो कि सेक्शन 100 सीपीसी में परमिसेबल नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का यह फाइंडिंग भी गलत है कि 44 से डिफेंडेंट का पोजीशन वहां पर एडवर्स हो जाता है, जबकि 44 का मुकदमा फॉर एरियर्स ऑफ रेंट था, ना कि फॉर पोजीशन। तो 1944 से डिफेंडेंट का पोजीशन वहां पर ना तो एडवर्स हुआ है और ना उन्होंने एडवर्स क्लेम किया है। सुप्रीम कोर्ट आगे कहती है कि 1944 से लेके जब आगे चलकर जमींदारी उन्मूलन हुआ, वहां तक डिफेंडेंट का पोजीशन एज ए टेनेंट था, जो कि परमिसिव था, और उसके बाद से भी वह पोजीशन परमिसिव रहा, यानी कि वह एडवर्स कभी हुआ ही नहीं। तो फिर यहाँ पर एडवर्स पोजीशन का बेनिफिट डिफेंडेंट को नहीं दिया जा सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने अपलेट कोर्ट की फाइंडिंग, जिसमें कि यह कहा गया है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भी डिफेंडेंट वहां का ऑनर नहीं होता क्योंकि वह प्लॉट नॉन एग्रीकल्चरल है, तो उस फाइंडिंग को डिस्टर्ब किए बिना भी डिफेंडेंट को कोई बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की फाइंडिंग में काफ़ी इरनस बताते हुए उस फाइंडिंग को सेट असाइड किया और प्लेंटिफ के सूट को डिक्री कर दिया और फाइनली यह होल्ड किया कि एक टेनेंट का स्टेटस प्रॉपर्टी में हमेशा परमिसिव होता है जब तक कि वह एडवर्स ना हो जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि एक किराएदार का पोजीशन एक प्रॉपर्टी में हमेशा परमिसिव होता है, वह एडवर्स नहीं होता। अब चाहे वह किसी प्रॉपर्टी में 50 साल रह जाए या 100 साल तक, वह वहाँ पर किराएदार ही रहेगा। लेकिन अगर किराएदारी के दौरान किसी भी वक्त उस किराएदार का कब्जा वहाँ पर मकान मालिक के एडवर्स हो जाता है, यानी कि वह अपने आप को वहाँ का मालिक डिक्लेयर कर दे, रेंट मकान मालिक को देना बंद कर दे और साथ में अपने आप से प्रॉपर्टी टैक्स और अदर टैक्सेस जमा कराने लगे, तो उस दिन के बाद से
12 साल के बाद वह वहां पर एडवर्स पोजेशन से मालिक बन सकता है, लेकिन इसके लिए किराएदार को उसका पोजेशन एडवर्स होने का प्रूफ स्ट्रिक्टली कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, तभी वह 12 साल के बाद वहां का उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में को लेकर मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।